हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं। जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसको हम लोग संसाधन कहते हैं, और सबसे अंतिम संसाधन मानव ही है। देखिए, लोग जो होते हैं वह एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, और प्रकृति की देन केवल उस समय ही महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। जो प्रकृति की देन है, जो लोगों, देखिए किसी भी वस्तु का वैल्यू उसी समय सबसे ज़्यादा होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जो इंसान होता है वह अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसको संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। आइए जानते हैं, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जो 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। 1985 में एक मंत्रालय का गठन किया गया था, जिससे पता चलता है कि लोग जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो संसाधन के लिए कितना बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए आगे हम जानते हैं। अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या का लक्षण भी बदलते रहते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मेरे गांव में 1000 लोग हैं, और फिर ये लड़का बोल रहा है, और फिर ये लड़की बोल रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, और फिर ये उनकी माँ बोल रही है, या टीचर बोल रही है कि आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। तो ये सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो ये सभी संसाधन हैं, संसाधन के ही बारे में समझाया गया है, मानव संसाधन के बारे में। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार आर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई, जिसको हम लोग PMKVY भी बोलते हैं। उसमें 18 साल से जो भी बच्चे बड़े हैं वो सभी बेरोजगार युवाओं को उसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था 2-3 महीने का, और वो 2-3 महीने में अपनी पढ़ाई करके कंप्लीट करके किसी भी कंपनी में जॉब कर लिया करते थे और अपनी रोजगार की तलाश कर लेते थे। तो ये सभी हमारे देश में हैं। देखिए, जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उष्ण अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीयों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि हमारी जो विश्व की जनसंख्या वह किस प्रकार रहती है। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, यहाँ पे बता रहा है डायग्राम के माध्यम से। देखिए कहाँ के लोग, देखिए ये एशिया में रहते हैं, और ये यूरोप में रहते हैं, ये अफ्रीका में रहते हैं। तो यहाँ पे सभी के बारे में बताया गया कि एशिया में ये सभी एशिया वाले लोग हैं, और ये हमारे यूरोप वाले लोग हैं, और ये हमारे अफ्रीका वाले लोग हैं। तो इसमें सब बताया है डायग्राम के माध्यम से। देखिए, विषुववृत्त जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके यह विषुववृत्त यही है विषुववृत्त। ये हम आपको बता दिए हैं चैप्टर नंबर 2 में, अक्षांश के बारे में जब पढ़ाए थे तभी। विषुववृत्त के क्लास 6 के विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में, जो हमारी विषुववृत्त है इसके उत्तर यानी इधर इस साइड में, उत्तर में
बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में है। एशिया जो है हमारे उत्तरी भाग में है, एशिया में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग डायग्राम के समझते हैं। देखिए जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए यानी कि अमेरिका, भारत, चीन। और यहाँ पे जनसंख्या देखिए, जनसंख्या में सबसे आगे है चीन और सेकंड नंबर पे है हमारा भारत और सबसे कम में है जापान। आइए जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ में एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले मतलब एक भाग में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर से व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य एशिया, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। और जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए और लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। आइए हम जानते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को। भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। देखिए लोग सैकड़ों पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये भी आपको भी पता है क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवाओं क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। देखिए जो स्थलाकृति होते मैदानी भागों पे अत्यधिक लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सभी चीज़ें, हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। पहाड़ी भागों पर और मैदानी और पर्वतों वाले भागों पे उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती जितनी हमें मैदानी भागों पे मिलती है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम और जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल जो है हमारा और रूस के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। देखिए जलवायु सबसे ज़्यादा गर्मी जो सबसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है वो है हमारा सहारा मरुस्थल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। मुद्रा, उपजाऊ मुद्राएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। उपजाऊ जो मिट्टियाँ होती है वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं खेती करने के लिए और वो भूमि को में प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वह चीन में हवांगी, चियांग, जेयांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदानों में घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता देते हैं जहां अलवर्णीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज से निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। यहाँ पे हम लोग नहीं देखे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक के बारे में जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। भारत में जो मुंबई है सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई में ही है। जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों की आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। जो हमारा सामाजिक कारक है यह अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, युवाओं के क्षेत्र के अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, हमारा जो भारत का पुणे है। अब जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन में तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान
लोगों की संख्या में परिवर्तन सी है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र हम लोग अभी देखेंगे 6.3 में यहाँ पे दिखाया गया है। क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। जो हमारी विश्व की जनसंख्या हुई वह लगभग 1800 ईस्वी तक धीरे धीरे जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी। उस समय मेडिकलें नहीं थी और इंसानों के पास उतना ज्ञान भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी उतनी आगे नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोग की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम थी, इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि कम हुई थी। लेकिन आइए आगे भी जानते हैं। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या लगभग 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई। इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ा। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है जो हमारी खाद्य आपूर्ति है, भोजन है, मेडिकल है, सुविधाएं हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसकी वजह से मृत्यु बहुत कम हुई और जो जन्म की स्थिति है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और जिसकी वजह से जनसंख्या में काफ़ी बदलाव हुआ। और आज हमारे देश की जनसंख्या, हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो 6 अरब बता रहा है, लेकिन अभी अगर हम बात करें लगभग की तो 7 अरब या 8 अरब जरूर होगा। आइए जानते हैं। जन्मों की साधारणता जन्म दर में आंका जाता है। जन्म स्तर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोग के आने जाने का प्रवास कहते हैं। किसी क्षेत्र में लोग इधर अगर इस गांव से इस गांव में आए या फिर गए तो इसको हम लोग प्रवास कहते हैं। तो इनकी भी जनसंख्या का काउंटिंग किया जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या में परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे जानते हैं विश्व के बारे में। लेकिन इससे पहले ये देखिए हमारी जनसंख्या में कैसे बदलाव हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए धीरे और 2025 तक देख लीजिए हमारी जो जनसंख्या है हमारी पूरे विश्व की वह लगभग पहुँच जाएगी मिलियन में, यानी कि 125 मिलियन। ये एक आंकड़ा के माध्यम से बताया गया है। अब जानते हैं विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक दर का तीव्रता बढ़ाना है। ये देखिए जनसंख्या वृद्धि ऐसे हुई, जन्म दर हुआ जो वह ज़्यादा हुआ और मृत्यु दर कम होने लगी। और फिर जनसंख्या स्थिर का कारण है जन्म दर बराबर और मृत्यु दर भी बराबर, यानी कि जन्म बराबर और मृत्यु भी बराबर। और देखिए जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या में कम होना। तो आप समझ चुके हैं। अब आगे अप्रवास के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है शब्दावली, मतलब इसको क्या कहते हैं। जब व्यक्ति नए देश में जाता है उत्प्रवास। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। जब नए देश में जाता है तो उसको अप्रवास कहते हैं। प्रवास से एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिनमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं का खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय
क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। देखिए, वे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उसको हम लोग अप्रवास कहते हैं। और दूसरे देश से हमारे देश में, जैसे कि हमारे देश को ही छोड़कर चले गए, तो उसको हम लोग उत्प्रवास भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का सामान्य विधि यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित वाले राष्ट्र को में चले जाते हैं। अब जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग हैं। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि जो हमारी विश्व की जनसंख्या वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। हमारे भारत में चीन की अपेक्षा सेकेंड नंबर पे हमारा भारत देश है जनसंख्या में, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या पे रोक है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, मतलब एक समान है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ये देखिए, ये हमारी पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये जो है हमारा, ये एशिया है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, अफ्रीका पे रहते हैं। और ये हमारा यूरोप है। ये तो आप मैप को समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कल की वीडियो में जनसंख्या संगठन के बारे में। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो बढ़ाएंगे तो आप भी बोरिंग लगेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा जिससे कि जो भी आपके मन में डाउट होगा वह आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।